नाजरीन, 31 जुलाई 2022 को अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ, जिसकी गूंज पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी सुनाई दी और पाकिस्तान में मुख्तलिफ ट्रेंड्स चले। मगर इस ड्रोन स्ट्राइक का पस मंज़र क्या है, इस ड्रोन स्ट्राइक में किसे हलाक किया गया, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। नाजरीन, सितंबर 2011 में अमेरिका में होने वाले 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म का आगाज़ किया। जी हाँ, ये वही जंग थी जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो इस जंग के मकासद में से एक अफ़गानिस्तान से तालिबान के इक़्तिदार का खात्मा तो था, मगर याद रखिए कि ये कभी भी मकसद अव्वल नहीं था। अमेरिका के मेन गोल 3 थे: उसामा बिन लादेन को कत्ल करना, अलकायदा के नेटवर्क को ख़त्म करना और दुनिया भर से जहादी तंजीमों का खात्मा। इन 3 मकासद में से पहला यानी उसामा बिन लादेन का कत्ल अमेरिका ने उस वक्त हासिल किया जब इसने पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में रात गए ऑपरेशन किया और उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया। उसामा बिन लादेन के कत्ल के बाद 2011 में ही अलकायदा की कमान एमन अज़-ज़वाहिरी ने संभाली और अमेरिका को इन्हें कत्ल करने में भी 11 मज़ीद साल लग गए और 31 जुलाई 2022 तक तो ऐसा मालूम होता था कि अमेरिका के ड्रोन स्ट्राइक्स और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ज़वाहिरी को कभी तस्ख़ीर कर ही नहीं पाएंगे। मगर 31 जुलाई 2022 को अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के एक घर पर 2 हेलफायर मिसाइल दागे गए और इस घर की बालकनी में ज़वाहिरी मौजूद थे। तो इस तरह एमन अज़-ज़वाहिरी के चैप्टर को भी हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। मगर अलकायदा के सरबराह एमन अज़-ज़वाहिरी कौन थे? उन्हें डॉक्टर जिहाद क्यों कहा जाता था? अलकायदा उनकी सरबराही में मजबूत हुई कि कमज़ोर? और अलकायदा का अगला सरबराह अब कौन होगा, आइए जानते हैं। अल-ज़वाहिरी की पैदाइश 1951 में मिस्र के शहर कायरा के एक दौलतमंद ख़ानदान में हुई। उनके वालिद एक सर्जन थे और ज़वाहिरी ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए 1974 में कायरा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। मगर ज़वाहिरी का शौक़ मसीहाई का नहीं बल्कि जहाद का था। उन्होंने मिस्री हुकूमत के ख़िलाफ़ इस नारे के साथ जहाद शुरू किया कि वो शरीयत के नफाज में नाकाम रही है और मुसलमानों के दुश्मन इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर रही है। इसी जहादी जज्बे की बिना पर मिस्री हुक्मरान अनवर सादात को 1981 में कत्ल कर दिया गया। ज़वाहिरी ने इस कत्ल में किसी सूरत हिस्सा नहीं लिया था, मगर फिर भी उन्हें 4 साल जेल में काटना पड़े। इन 4 सालों में उन पर भरपूर तशद्दुद किया गया और उन्हें अपने साथियों के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर करने की कोशिश की गई, मगर ज़वाहिरी चुप रहे। रिहाई के बाद वो एक हीरो बन गए और 80 की दहाई के आखिरी सालों में इजिप्शियन इस्लामिक जहाद नामी तंजीम के सरबराह बनकर उभरे, जिसकी वजह से उन्हें जला वतन होना पड़ा। 90 की दहाई में अल-ज़वाहिरी ने अफ़गानिस्तान में सकूनत इख्तियार की। उसामा बिन लादेन से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ीं और जल्द ये नज़दीकियाँ एक मुआहदे की शक्ल इख्तियार कर गईं, जिसकी रूह से उसामा बिन लादेन और ज़वाहिरी की तंजीमें आपस में जम हो गईं और एक नई तंजीम कायदतुल जिहाद 9/11 से सिर्फ चंद माह कबल जून 2001 में कायम की गई। याद रखिए कि अलकायदा का ऑफिशियल नाम आज भी कायदतुल जिहाद है। बस फिर यूँ हुआ कि अल-ज़वाहिरी ने अपने इलाकाई मकसद को उसामा के आलमी मकसद के लिए तर्क कर दिया। ये आलमी मकसद एक इस्लामी जहादी इनकलाब का था, जो कि सिर्फ अमेरिका और मगरब पर हमला आवर होकर हासिल होना था, और यही ख्यालात 9/11 के हमलों का सबब बने। ज़वाहिरी ने किताबें भी लिखीं और हज़ारों की तादाद में ऑडियो और वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्ड करवाए। मगर एक बात काबिल गौर ये है कि ज़वाहिरी की क़यादत में अलकायदा न सिर्फ कमज़ोर हुई बल्कि दुनिया भर की जहादी तंजीमों की लीडर की हैसियत भी खो बैठी। 2011 में जो असर रसूख और ताकत अलकायदा के पास थी, 2014 में वही ताकत और असर रसूख दाइश के पास आ गया। जी हाँ, ये वही दाइश थी जो कभी अलकायदा का ही दड़ा हुआ करती थी। दाइश का जन्म अलकायदा से तब हुआ जब अलकायदा इराक़ के कमांडर अबू बकर अल-बगदादी ने ऐलान किया कि वो शाम पर भी कब्ज़ा करके एक इस्लामी मुमलिकत का क़याम अमल में लाना चाहते हैं। अलकायदा शाम के सरबराह जबाहत अल-नुसरा ने इसे मदाखलत करार दिया और ज़वाहिरी से इंटरवीन करने का कहा। अल जज़ीरा ने 2013 में ज़वाहिरी का एक ख़त जारी किया, जिसमें ज़वाहिरी ने वाज़ेह तौर पर बगदादी को अपने जारहाना रवैये से पीछे हटने और शाम पर हमला न करने का हुक्म दिया था। मगर बगदादी ने इस हुक्म को शरीयत के ख़िलाफ़ करार दिया और आलम कुफ्र के साथ नरम रवैया रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए अलकायदा से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। यूँ 2014 में दौलत इस्लामिया इराक़ व शाम यानी दाइश ने अपनी नई खिलाफत का ऐलान कर दिया। इसके 2 साल बाद ही शाम की वो अलकायदा जिसके लिए ज़वाहिरी ने बगदादी से दुश्मनी ली थी, ने भी ज़वाहिरी के साथ बेवफाई की और इसकी अलकायदा को खैराबाद कह दिया। मुख्तलिफ सीनियर लीडरान की मौत ने चलती पर तेल का काम किया और अलकायदा की कमर टूट गई। दाइश के लिए भी सब कुछ अच्छा न रहा, क्योंकि मुसल्लह ग्रुप 2019 तक अपने तमाम अहम इलाके हार चुका था। अक्टूबर 2019 में अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक की वजह से अबू बकर अल-बगदादी मारा गया और फरवरी 2022 में इसका जानशीन भी उसी अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक की वजह से मारा गया। अलकायदा ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापसी को उम्मीद की किरण करार तो दिया है, मगर अभी भी अफ़गानिस्तान में अलकायदा के लिए हालात साजगार नहीं हैं। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा अफ़गानिस्तान में आज़ादाना तौर पर ना तो ट्रैवल कर सकती है ना ही ट्रेन कर सकती है।
یہ قید اس لیے ہے کیونکہ افغان طالبان انٹرنیشنل لیجٹیمیسی چاہتے ہیں اور القاعدہ کے ہوتے ہوئے یہ امکان ہے کہ یہ خواب ہی رہ جائے۔ دونوں گروپس کے مفادات اوور لیپ تو کرتے ہیں مگر ایک نہیں ہیں۔ القاعدہ انٹرنیشنل سسٹم کو تباہ کرنا چاہتی ہے جبکہ افغان طالبان اس انٹرنیشنل سسٹم میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ظواہری نے بھی اپنی کچھ آخری ویڈیوز میں طالبان کی اقوام متحدہ جوائن کرنے کی خواہش کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ کافروں کا ادارہ ہے اور طالبان کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ مگر طالبان اور القاعدہ کے مابین یہ ڈسٹرسٹ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 2011 میں ابتداد آپریشن کے دوران امریکی فوجیوں کو ایک ایسا ڈاکیومنٹ ملا جس سے یہ واضح ہوتا تھا کہ اسامہ بن لادن اس بات سے پریشان تھے کہ افغان طالبان دو دھڑوں میں بٹ چکے ہیں، ایک گروپ ایمان والوں کا اور دوسرا پاکستانی ایجنسیوں کے اشاروں پر چلنے والا۔ اسامہ بن لادن کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں یہ دوسرا گروپ القاعدہ کو امریکہ کے ہاں بیچ نہ دے۔ 1990 میں ایک سیرین جہادسٹ ابو موسیٰ السوری نے کہا کہ طالبان کا ایک گروپ افغانستان کو سعودی عرب کی طرح ایک اسلامک کنزرویٹو اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے اور اس کا جہاد سے کوئی لینا دینا نہیں۔ داعش اب ایسا سوچتی ہے کہ طالبان میں انٹائی جہاد گروپ غالب آ چکا ہے۔ انہوں نے تو ظواہری کی موت پر بھی تانے کسے اور کہا کہ بیچارہ ظواہری سمجھتا تھا کہ طالبان اس کی امریکہ سے حفاظت کریں گے، مگر طالبان نے چاندی کی تھالی میں رکھ کر ظواہری کو امریکہ کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ مگر القاعدہ کے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ پرابلم آف سکسیشن ہے، یعنی کہ القاعدہ کا اگلا سربراہ کون ہوگا۔ ویسے دیکھا جائے تو نیکسٹ ان لائن مصر کے سیف العادل ہیں جو کہ ابھی ایران میں رہ رہے ہیں۔ دوسری پاسبلٹی ظواہری کے مراکشی داماد عبد الرحمن المغربی ہیں جو کہ ایران میں ہی رہ رہے ہیں۔ ان دونوں لیڈران کی ایران میں موجودگی ان کی سربراہی کے راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ القاعدہ کا ایجنڈا ہمیشہ اہل تشیع کے خلاف رہا ہے اور ان دونوں لیڈران کی ایران میں موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ القاعدہ کا نظام بھی ایران سے ہی چلائیں گے اور القاعدہ ایرانی حکومت کے ہاتھوں میں ہوگی۔ القاعدہ کا اگلا سربراہ جو بھی ہو، مگر القاعدہ کے لیے آنے والے وقت میں مصیبتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔